वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है उसके बारे में। हम लोग टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक मेथड होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि। नाम से ही क्लियर है, जो चीज़ें आपके मस्तिष्क में उद्वेलन मचा दें, हलचल मचा दें, है ना, तो उसको कौन सी विधि कहेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, यानी मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इसको हम विप्लव व्यूह संरचना के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये जो रचना है ये पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक है, और इसकी जो धारणा है वो यह है कि एक व्यक्ति की अपेक्षा जो समूह है वो अधिक अच्छा विचार दे सकता है। बजाय इसके कि हम कोई व्यक्ति अकेला बैठकर चीज़ों को सोचे, उसके बजाय अगर समूह में किसी टॉपिक को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर विचार विमर्श किया जाए, तो उससे जो समस्या है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, और जो सीखना होगा वो अधिक प्रभावशाली होगा। ठीक, ये कहता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। किसने दिया है? तो इसको प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वो ऑसबर्न को जाता है, जिन्होंने अप्लाइड इमेजिनेशन के द्वारा 1963 में इसे सबके सामने रखा। एक बार लिख देते हैं नाम, ताकि आपको क्लियर रहे। इनका जो नाम है वो क्या है? ऑसबर्न। ठीक, OSBORN। ठीक, ऑसबर्न ने कब दिया है? 1963 में। ओके, 1963 में। और अपनी जो रचना है अप्लाइड इमेजिनेशन, उसमें इन्होंने इसके कंसेप्ट को सबके सामने प्रस्तुत किया। तो ये एक ऐसी संरचना है जिसमें जो आपके मस्तिष्क में जो ज्ञान है, ठीक है, जो भी थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं, उनको आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि छात्रों के सामने एक समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है ना। जो शिक्षक है वो क्या करते हैं कि छात्रों के सम्मुख कोई समस्या इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जिससे कि उसका जो समाधान है वो छात्रों के द्वारा परस्पर विचार विमर्श करके किया जाए। यानी लोग, जो जितने भी छात्र हैं, जो समूह हैं, वो आपस में विचार विमर्श करके उस समस्या का समाधान निकालें। ठीक है, और इस तरीके की जो शिक्षण विधि होती है उसमें ज्ञानात्मक और भावात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य हैं उनको सहज ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि ये एक समस्या केंद्रित विधि है। समस्या केंद्रित विधि किस लिए? क्योंकि इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, और उसको सुलझाने के लिए वो आप मतलब जो उनके मस्तिष्क में जो भी विचार विमर्श हैं वो सब एक सारी बातों को, सारे विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समस्या का समाधान होता है। तो ये एक कौन सी विधि है? एक समस्या केंद्रित विधि है। ठीक है, तो समस्या के प्रस्तुतिकरण के पश्चात जो शिक्षक है वो सभी छात्रों को समस्या से संबंधित अपने जो विचार हैं, जो सुझाव हैं, या जो भी समाधान हैं, उनको प्रस्तुत करने का अनुरोध करता है। वो कहता है कि आपके दिमाग में इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी थॉट आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, वो चीज़ें आप बिना संकोच के स्पष्ट करें, प्रस्तुत करें। उनको मतलब जो छात्र होते हैं उनको इस चीज़ की स्वतंत्रता होती है कि वो बिना संकोच के जो अपनी बात है उसको स्पष्ट करें। ठीक है, तो शिक्षक छात्रों को क्या करता है? अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षक जो है वो छात्रों से उनके मन में आने वाले जो असाधारण विचार हैं, मौलिक विचार हैं, या कोई भी बात है जो समस्या से जुड़ी उनके दिमाग में आ रही है, उनके मस्तिष्क में आ रही है, जो भी चीज़ें उनके मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न कर रही हैं समस्या से जुड़ी, उन सभी को प्रस्तुत करने के लिए कहता है। ठीक है, छात्रों को बार बार प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने मस्तिष्क को अधिकाधिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, अपने मतलब उद्वेलन करें, ताकि वो हर दृष्टिकोण से सोचने के लिए उन्मुख हों। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी पक्ष हैं, सभी के बारे में सोचने के लिए वो उन्मुख हों, है ना। और जो भी उनके दिमाग में आ रहा है विचार, उसको हम वो प्रस्तुत कर सकें। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो हर तरफ जितने एस्पेक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए जो समस्या है उस पर विचार विमर्श करे और उसके बाद उसको प्रस्तुत करे। उसके बाद जब सभी के विचार और सुझाव मिल जाते हैं तब क्या किया जाता है? उसका मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। और
इवैल्यूएशन करते समय दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि क्या वे मतलब जो भी बातें उन्होंने कही हैं, क्या उन बातों से समस्या का समाधान हो सकता है? क्या छात्रों के विचार या सुझाव जो उन्होंने दिए हैं, क्या वो क्रियान्वित करने के योग्य हैं? हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। परंतु किसी भी छात्र को अन्य किसी छात्र के विचारों या सुझावों की आलोचना करने की स्वतंत्रता इसमें प्रदान नहीं की जाती है। आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं, बट आपको ये फ्रीडम नहीं है कि सामने वाला अगर ये बात कह रहा है तो आप उसको उसके अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे। इस चीज़ की स्वतंत्रता नहीं होती है। ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल दोनों पर बेस्ड है, ठीक। ये जो इफ़ेक्टिव और कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक और भावात्मक जो पक्ष हैं, ठीक है, दोनों के उद्देश्यों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। ये इनकरेज करता है स्टूडेंट को सोचने के लिए, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ठीक है, इनकरेज करता है। ये बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करता है, उनके अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है, ठीक। कलेक्टिव थिंकिंग एंड कन्वर्सेशन पॉइंट व्यू जो है वो इस मेथड में ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ये इंस्पायर करता है बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अगर निगेटिव एस्पेक्ट है तो वो उसको भी सामने रख सकते हैं, पॉजिटिव है तो वो उसको भी सामने रख सकते हैं, तो वो हर तरीके से फ्री होते हैं। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग क्रिएटिव टीचिंग एंड प्रमोटिंग द फंडामेंटल आइडियाज़। जो बच्चों के विचार होते हैं, जो बच्चों की थिंकिंग होती है, जो उनकी क्रिएटिविटी होती है, उन सभी को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी, जिसको हिंदी में हमने क्या बताया? मस्तिष्क उद्वेलन विधि बताया, ठीक। इस तरीके से ये इसके हिंदी में भी नोट्स दे दिए हैं, है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा जितना भी टफ नहीं था। जो भी विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं वो आप प्रस्तुत करते हैं, है ना। ये एक ऐसी व्यू संरचना होती है जो आपके मस्तिष्क में आप कह सकते हैं हलचल, स्टॉर्मिंग हलचल मचा देती है, जिससे आप उस समस्या से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट हैं सबके बारे में सोचते हैं, है ना। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब जैसे कि इसमें इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, है ना, तो इसके 8 सोपान विल्सन महोदय ने बताए हैं कि सबसे पहले जो है अध्यापक सामान्य निर्देश देता है, ठीक है, कि भाई कोई एक दूसरे की आलोचना नहीं करेगा, सब एक्टिव रहेंगे, एक दूसरे सब अपने अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे, ठीक। हिमभंजक का मतलब ये हो गया कि जो प्रचलित विचारों को तोड़ते हुए नए विचार उत्पन्न करेंगे, समस्या का परिभाषीकरण करेंगे, एक कथन के रूप में स्पष्ट रूप से समस्या जो है वो छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है। जो प्रॉब्लम है उस पर संकेंद्रण करेंगे, इसके अंतर्गत जो छात्र उनसे समस्या के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी, जो कथन है उसका चुनाव करेंगे, फिर वो आपके मस्तिष्क में जो चीज़ें हैं, जो थॉट्स हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद सुझाव और सजेशन दिया जाएगा और लास्ट में क्या होगा? इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है। और इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस दी हुई हैं, वो ये हैं कि ये रचना जो है किसी विषय के अध्ययन की सुव्यवस्थित विधि नहीं है। अगर आप सोचें कि आप हर टॉपिक को या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से पढ़ सकते हैं, तो ये कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीका नहीं है, व्यवस्थित तरीका नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस मेथड से क्लियर हो जाए। इसमें मूल्यांकन कार्य कठिन होता है, बहुत कठिन होता है भाई। एक क्लास में अगर 25 बच्चे भी हैं, उनके अपने अपने थॉट्स हैं, ठीक है, तो उनके 25 के विचारों को समझना, इवैल्यूएट करना, फिर प्रॉब्लम से संबंधित जो सॉल्यूशंस हैं उनको अलग करना, फिर ये देखना कि कौन सा सही है, फिर ये देखना कि क्या वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो बहुत टफ होता है इसमें इवैल्यूएशन। इसमें जो परिणाम होते हैं उनकी भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि भाई आपके विचारों की बात हो रही है, आपके मस्तिष्क में जो थॉट्स हैं आप वो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कैसे कोई भविष्यवाणी कर सकता है। इसके अंतर्गत मूल्यांकन में सबसे अधिक समय लगता है। इसमें कुछ छात्र जो होते हैं वो उदासीन रहते हैं, वो आप उनको कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, उनके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसमें छात्रों को नियंत्रण करना भी एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं। जो छात्र पिछड़े होते हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है, जो नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने व्यूज़, जिनके दिमाग में चीज़ें नहीं आती हैं, जो थोड़ा स्लो
गति से बढ़ते हैं आगे, वो नहीं चीज़ें बता पाते हैं। इसके बाद है, इसके द्वारा ये खर्चीली शिक्षण व्यूह रचना है और समस्त विषयों का ज्ञान इस विधि के द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। फिर इसकी उपयोगिता ये है कि इस व्यूह रचना में जो विद्यार्थी होते हैं वो सक्रिय रूप से भाग लेकर स्वयं अपने प्रयत्नों से समस्या का समाधान करते हैं। अगर कुछ निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है। छात्र खुद सक्रिय रहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें समस्या का समाधान ढूंढना होता है। तो इससे क्या होता है कि जब वो खुद सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, खुद सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो वो चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा के लिए रहती हैं, स्थायी रूप से लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं। इस व्यूह रचना में विद्यार्थियों को सोचने, विचारने और संश्लेषण करने तथा निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता को विकसित करने के अवसर मिलते हैं। जो भी चीज़ें उन्होंने सोची हैं, ठीक है, जो भी नया थॉट उन्होंने बनाया है, उन सभी के बारे में सोच पाते हैं। उनको इस चीज़ का अवसर मिलता है कि उनकी जो संज्ञानात्मक क्षमता है, जो उसका विकास होता है। ठीक, इस व्यूह संरचना का लाभ विद्यार्थियों की सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमताओं के उचित निदान, पल्लवन और पोषण को लेकर है। यानी जो भी डायग्नोस कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है, उसके बाद उसी के आधार पर उनको रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे छात्रों की सृजनात्मकता, जो उनकी रचनात्मक क्षमताएं हैं, वो विकसित होती हैं और अपने विचार और समाधान वो खुलकर बिना किसी संकोच के प्रकट कर पाते हैं। इस व्यूह संरचना में विद्यार्थी एक समूह के रूप में इकट्ठे होकर जो विचार विमर्श हैं उसके लिए कार्य करते रहते हैं, जो समस्या है उसके समाधान के लिए कार्य करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उनके साथ समूह में कार्य करने की और सामाजिकता के गुणों का विकास किया जा सकता है। इसके द्वारा जो ज्ञान सीखा जाता है वो स्थायी रहता है। क्यों? क्योंकि आपने खुद प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, आपने खुद विचार अपने प्रस्तुत किए हैं, उसके द्वारा निकाला है। ये जो है ये हायर स्टडीज़ के लिए तो उपयुक्त होता है, लेकिन जो छोटे क्लासेस होते हैं बच्चों के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है। इस व्यूह संरचना के प्रयोग से ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों का विकास किया जा सकता है। इसमें छात्रों को चिंतन तथा समस्या का समाधान करने के क्षेत्र में ये विधि उत्साहित करती है, स्वतंत्र रूप से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। ये सृजनात्मक व्यूह संरचना है तथा ये जो मौलिक विचार होते हैं, जो फंडामेंटल आइडियाज़ होते हैं, उनको क्या करती है, बढ़ावा देती है। आई होप आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।